सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स का पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम चीजें हमने डिस्कस कर ही रखी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो और डिस्कस करनी है। ठीक है, सो पार्टिकुलेट मैटर वगैरह हमने डिस्कस किया। PM 2.5, PM 5, PM 10 है ना जी सर। सो एयर पोल्यूशन फिर से डिस्कस करते हैं। कल हमने पढ़ा था PM पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन जो पार्टिकुलेट साइज में होगा। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन पोल्यूटेंट है, लेकिन अगर इसके अंदर पार्टिकल पाया जाएगा एनी रेंज, PM1 हो सकता है, PM 2.5 हो सकता है, PM 5 हो सकता है, PM 10 हो सकता है, तो उसको भी हम पार्टिकुलेट मैटर में काउंट करते हैं। 10 से ज्यादा नहीं, 10 से भी ज्यादा होता है, लेकिन मतलब ये वाला रेंज है, ये ज्यादा हजार्डस होता है, ये आपको दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंसेक्ट आ रहा है, आप नेकेड आई से उसे देख रहे हो, तो आप उसको रोकोगे, लेकिन अभी आप सांस ले रहे हो तो इसके जो पार्टिकल्स आ रहे हैं तो आप नेकेड आई से नहीं दिखते, तो आपके लंग्स में चले जाएंगे एंड दे कॉज एडवर्स इंपैक्ट ऑन अवर हेल्थ। ठीक है ना, तो ये वाला रेंज में जो भी होगा उसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, सूट, फॉग, मिस्ट, कुछ भी ये वाली रेंज में होगा उसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे पता है कि आता कहां से, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा। लेकिन एक टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऐसा जिसको बोलते हैं फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव पार्टिकुलेट मैटर। ये जो है फ्यूजिटिव मतलब वो चीज जो आपको दिखेगी नहीं, आप मतलब ऐसे नहीं कर पाओगे कि ये आता कहां से। ठीक है ना, तो ये वाला पार्टिकुलेट मैटर जो है ये आपके सॉइल से ही आता है। मैंने आपको बोला कि सॉइल में प्रोसेस चलती रहती है, डिकम्पोजिशन होती रहती है, डेड एंड डिकेड मैटर जो जमीन पे गिरता है जैसे लीव्स, ट्विग्स, तो ये धीरे धीरे डीके होती रहती है। तो ये डीके हो गई, ये पाउडर फॉर्म में और हवा चली, विंड चली, उस विंड ने इसको उठा के तो एयर में तो आ गया, देन बिकम द पार्टिकुलेट। तो वो वाली चीज जिसका आप जैसे कल में पढ़ा था आपको पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स आपको सीधे पता चला कि ये इंडस्ट्री से आ रहा है या तुरंत ही आ रहा है, पॉइंट सोर्स में नहीं पता कहां से आ रहा है। तो बिल्कुल इसी को बोलते हैं यहाँ पे, ये वो वाला पार्टिकुलेट मैटर है जिसका कोई हम सोर्स ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव पार्टिकल। ठीक है, मेनली ये सॉइल से ही होता है और सॉइल से आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द विंड, मेरे ऊपर लीव्स गिर गए, यस ये डीके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में आएंगे, आराम से मुझे डॉलर यस है ना। तो वैसे होता है इसके साथ, पाउडर फॉर्म में आता है, फिर विंड आ गई लेके उसको उठा दिया फॉर्म में आते हैं, तो फ्यूजिटिव बन गए। ठीक है, इसके साथ हमने कल ब्लैक कार्बन को भी डिस्कस किया था। ब्लैक कार्बन सबको पढ़ाई थी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बोला आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, देखिए ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ना। ऐसी तरह मैंने आपको मीथेन बताया था, लेड बताया था, तो इसी तरह एक टाइप मैंने बताया था ब्लैक कार्बन। ठीक, देखो क्या होता है, जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, यस इसमें क्या होता है, इसमें वो आगे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है बाय यूजिंग कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन होती है। क्या बोलते हैं मशीन को? कंबाइंड हार्वेस्टर। कंबाइंड हार्वेस्टर ये क्या काम करते हैं, ये बस ऊपर वाले जो ग्रेन्स होते हैं उसको उठाते हैं, लाइक जो राइस प्लांट, तो ग्रेन्स यहां तक आते हैं, ये यहां से कट कर देता है, वो उठा देता है, तो नीचे ये वाला जो स्टेम रह जाता है। तो नीचे जो आपका स्टेम है, तो नीचे जो आपका स्टेम है वो थोड़ा सा रह जाता है, स्टाक जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टबल भी बोलते हैं, है ना। तो फिर क्या करते हैं हम इसको काम, देखो फॉर एग्जांपल राइस की कल्टीवेशन हो गई थी, आप कंबाइंड हार्वेस्टर लाए, हार्वेस्टिंग कर दी, तो आधा स्टाक वहीं पे रह गया। अब जो राइस इज ए खरीफ क्रॉप, उसके बाद आपकी रैबी क्रॉप की सोइंग होगी, लाइक वीट। अब आपको वीट सो करना है, ठीक है, तो जब आप उसके लिए हमें हमारी जो मशीन होती है उसको बोलते हैं सीडर्स। मैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो सब नहीं, इट इज एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मशीन आएगी, वो वहां पे सीड जो है वो सो करेगी।
लेकिन क्या होता है जब ये मशीन चलती है तो ये जो घास वास है ये मशीन के अंदर फंस जाती है, तो सोइंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो फार्मर्स क्या करते हैं, देखो ये जो बाकी बचा कुचा है, अगर इनको हार्वेस्ट ही करना था तो फिर कंबाइंड हार्वेस्टर क्यों लगाते, ना ही ये यूज होता है एज फूड, ना ही ये एज ए फीड, ना ही एज ए फॉडर, तो इसको जलाते हैं। जला दिया तो समझो आप पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में आपका पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी बहुत बड़ा एरिया है, इसमें पूरा स्टबल जल रहा है, तो धुआं कितना निकलेगा, तो ब्लैक कार्बन ही ब्लैक कार्बन। ठीक है, ये होता है आपके मान लीजिए ऑटम सीजन में। ठीक है, फार्मर्स अपने फील्ड्स को क्लियर करके रखते हैं। लेकिन अभी क्या मसला हो गया, बोलते हैं जो गंगोत्री रीजन है, जो गंगा का ओरिजिन है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लैक कार्बन पाया जाता है। हाँ, ग्लेशियर्स के आसपास वहां पे बहुत ज्यादा ब्लैक कार्बन। तो यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं ये गंगोत्री जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट से दूर है, तो यहाँ ये ब्लैक कार्बन आया कहां से। इसके लिए एक नई रिसर्च हो गई, वो बोलती कि जो ब्लैक कार्बन आ रहा है ये आ रहा है बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पढ़ा है आपने, जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं विंटर्स में, पढ़ा है ना आपने, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, है ना, तो वही लाती है इस ब्लैक कार्बन को, कहां पे, गंगोत्री पे डालती है। और बाकी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको कल बताया, हाउ इट हेल्प्स इन रिसीडिंग द स्नो लाइन, स्नो को कैसे जल्दी मेल्ट करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए रिसर्च हुई थी ब्लैक कार्बन को लेके कि जो ब्लैक कार्बन गंगोत्री रीजन में पाया जाता है इन विंटर्स, इट इज नॉट ऑफ लोकल ओरिजिन, इट कम्स अलोंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पढ़ा है ना आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्योग्राफी में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो आती है विंटर्स में। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पे बर्फबारी होती है विंटर्स में आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बारिशें होती हैं आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में, विच इज गुड फॉर राइपनिंग ऑफ द व्हीट, रैबी क्रॉप्स, तो सारा खेल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ही है। ठीक है, सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सिर्फ हवा नहीं लाती है, कोल्ड एयर नहीं लाती, मॉइस्चर लेडन विंड्स नहीं लाती, साथ में ब्लैक कार्बन भी ला रहे, इसको लेकर रिसर्च हुआ था। अब और एक चीज है इसमें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन, एक होता है ब्लैक कार्बन, एक होता है ब्राउन कार्बन। ये भी आपको कभी कभार पूछ सकते हैं, ब्लैक वर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन, वन इज कॉल्ड ब्लैक कार्बन, अनदर इज कॉल्ड ब्राउन कार्बन। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन जो है आप इसको, इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नेचर होता है इसका, और इसका नेचर जो है दैट इज ऑर्गेनिक, सोर्स इज ऑर्गेनिक। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने जला लिया किसी पेड़ को, ठीक है, तो वहां से जो कार्बन निकलेगा, सूट निकलेगा, वो क्या होगा, ब्राउन कार्बन होगा, ऑर्गेनिक होगा। और अगर किसी इनऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है दैट इज कॉल्ड ब्लैक कार्बन। सो इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। ठीक है, नंबर वन डिफरेंस ये है। नंबर टू डिफरेंस ये है कि ये वाला जो है ब्लैक कार्बन, इट एब्जॉर्ब्स विजिबल स्पेक्ट्रम। आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, वो एक स्पेक्ट्रम की तरह होती है। जैसे सबसे स्ट्रांग होगी आपको आपकी गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ठीक है, और उसके बाद विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल। ये तो बेसिक्स है, आपने पढ़े होंगे, जैसे गामा रेज हो गई, आपकी एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, ठीक है ना, उसके बाद इंफ्रा रेड, इसकी वजह से हीटिंग होती है, एंड देन कम्स योर विजिबल लाइट। तो ये जो आपको दिख रही है लाइट, इट इज विजिबल लाइट, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं। जैसे आपने एक्स रेज के बारे में सुना होगा, यूवीज के बारे में सुना होगा, तो जो स्पेक्ट्रम होता है इस तरह होता है। सो दिस ब्लैक कार्बन जो है ये विजिबल लाइट में काम करता है, वाइल जो आपका ब्राउन है इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी है। मैंने आपको कल बोला ना कि एब्जॉर्ब करेगा, जब मैंने आपको समझाया था कल कि कैसे एल्बिडो जो है ब्लैक बॉडी का कम होता है, जो ब्राइटर बॉडी होगी उसका ज्यादा होता है एल्बिडो, रिफ्लेक्शन, तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, ये ब्लैक कार्बन विजिबल लाइट को, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को। ठीक है ना, तो इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और ये जो है आपका ब्लैक कार्बन, जो रेडिएशंस आती हैं ऊपर से सन से, जब अर्थ पे पड़ती है फिर वापस निकलती है, याद है आपको ओजोन, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, तो बिल्कुल वही यहां पे होता है। तो आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशंस एज वेल एज आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दोनों को एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कार्बन। वाइल एज जो आपका ब्राउन कार्बन है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पे ओजोन फॉर्मेशन में मदद करता है, जो आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो बना देता है।
तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला कि जो सूरज से रोशनी आती है फिर यहां से वापस जाती है, तो आने वाली लाइट को भी ऑब्जॉर्व करेगा, जाने वाली को भी ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन ये जो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कभी आपको पूछ सकते हैं ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन में क्या फर्क है, ये 2-3 डिफरेंसेस याद रख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हमने कल डिस्कस किया था आपका फॉग, वो भी हमने डिस्कस किया, फॉग कूल ह्यूमिड कंडीशंस, और मैंने बोला था उसमें जो न्यूक्लिय होता है वो डस्ट पार्टिकल होता है फॉग में, उसके अराउंड जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कंडेंस होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको स्मॉग बताया था, तो स्मॉग के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज क्लासिकल स्मॉग, अनदर इज फोटोकेमिकल स्मॉग। ये भी हमने कल डिस्कस किया कि जो क्लासिकल स्मॉग है उसमें जो मेन सेंट्रल न्यूक्लिय होता है वो क्या होता है, स्मोक पार्टिकल, इसके अराउंड कंडेंस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस कॉल्ड क्लासिकल स्मॉग, और ये भी कूल ह्यूमिड कंडीशन में ही पाए जाएंगे। लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग वार्म सनी कंडीशंस, जहां पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, गिव्स पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, गिव्स एक्रोलीन, गिव्स नाइट्रिक एसिड, है ना, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। बस जो कल हमने पढ़ा ना उसका थोड़ा और एडिशन करेंगे और साथ में आपका रिवीजन हो जाए। देन कम्स सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है बहुत पैसा खर्च कर रही है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, आपको याद रखना है जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार देख लेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी मिनिस्ट्रीज, और स्पेशली जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूज आती है, जैसे पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पे हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको कल बोला कि 70% जो क्या है हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मली प्रोड्यूस्ड है। तो जब थर्मली प्रोड्यूस्ड है तो धुआं तो उठना ही है कोल जला के, तो इट्स अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, है ना, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना है, इफ यू हैव टू कूल द इन्वायरमेंट विदाउट हीटिंग द इकोनॉमी, वी हैव टू शिफ्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी। तो MNRE भी आपको यहां पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो अपनी ही मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे लेजिस्लेशन कौन कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्रीज है, कौन सी डिपार्टमेंट्स है, ये चीजें भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर लो, ठीक है। बार बार टाइम नहीं मिलेगा, तो जो ये अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, इसी तरह जो भी सब्जेक्ट है वहां पे आपको वो सब चीजें पढ़नी है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो कहां पे पढ़ोगे, पॉलिटी में, समझ आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब आप बजट पढ़ोगे, समझ आ रही चीजें आपको कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको मछली नहीं खिला रहा हूं, ये भी सिखा रहा हूं कि मछली कैसे पकड़नी है, क्योंकि तूफान का सामना तो आपको ही करना है ना समुद्र में जाके, ठीक है। तो दोनों चीजें चल रहे, सीख भी रहे हो और खा भी रहे, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो ये कन्वेंशनल पावर है, ये MNRE नहीं है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फारूक अब्दुल्ला एक टाइम पे इसका मिनिस्टर था, यहाँ पे नहीं, सेंटर में, जब वो लोकसभा से इलेक्ट होके गया था ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजीम 2014 से पहले, फारूक अब्दुल्ला वाज मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है बहुत पैसा खर्च कर रही है कि सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस को कम करने के लिए। बाकी वही है जो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन भी कर सकता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ताजमहल की डिस्कलरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है, ये रिएक्ट करता है व्हाइट मार्बल के साथ, ठीक है ना। बाकी जो है स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, फ्लावर होते हैं ना जब फूल खिलते हैं, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होगी तब तो फूल खिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इंपैक्ट्स बता रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन की, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है बहुत पैसा खर्च कर रही है। पैसा कितना खर्च कर रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ₹835 बिलियन, ये रुपीज में है, डॉलर्स में नहीं है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन जो है उनको रोक सकेंगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दैट इज भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स जो है, जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता है। उसके लिए मैक्सिमम, एक टाइम था आपने सुना होगा कि यूरो 2 गाड़ियां आई, ठीक है ना। असल में जो है इट वाज एक्चुअली यूरो स्टेज नॉर्म्स, तो उनको रेप्लिकेट करके हमने इंडिया में भारत स्टेज नॉर्म्स बनाए, ठीक है ना। तो वेहिकुलर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है उनको क्या बोलते हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स, जिसको आज बोलते हैं BS। आज जो चल रहा है दैट इज BS6, पहले चल रहा था BS4, 5 हमने स्किप कर दिया, ठीक है ना, 5 हैज बीन स्किप, क्योंकि जब हम 4 चला रहे थे तब यूरोप में भी, यूरोप में भी 4 चल रहा था, तो हम धीरे धीरे करके चल रहे थे,
उनने 5 भी लागू किया, हम पीछे रह गए, उन्होंने 6 लागू किया, तो हमने बोला 5 लगाने का क्या फायदा है, डायरेक्टली 6 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इट फॉर कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पोल्यूटेंट्स कितने आनी चाहिए मोटर व्हीकल से, वेहिकुलर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स अ मैकेनिज्म टू कर्ब द वेहिकुलर पोल्यूशन। ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता है। ठीक है, तो BS6 आ गया 2020 में, एंड वी हैव बाईपास्ड BS5। BS5 हमने बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, डायरेक्टली 4 से लेके 6 में चले गए। ठीक है, एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय CPCB। कौन इसको देता है, कौन इसको डिक्लेयर करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी याद रखते हैं, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बोर्ड है, बोर्ड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल लेवल पे। इसी तरह हर किसी स्टेट का भी अपना बोर्ड होता है, उनको बोलते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेशनल लेवल पे होता है कंट्रोल बोर्ड। अभी किस एक्ट के अंडर बना है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बन रहा है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ। आपको समझ आ रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना, कल क्या पढ़ा, स्टैटिक, आज का पढ़ रहे हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फॉर्म की किस स्टेज में हम पहुंचे हुए। अब ध्यान से सुन लो, जो BS6 है उसके क्या प्रोविजंस है, यानी उसके क्या टारगेट्स है, क्या एम्स है। BS6 जो हमने लॉन्च किया है, क्या होगा इससे, ध्यान से सुनना। जो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है वो कट हो जाएगा बाय 80%। यानी अभी जो BS4 था उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होती थी, दैट वाज 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन। जितना धुआं निकलता था ना, जितना धुआं निकलता था उसके 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन। आप मान लीजिए 1 मिलियन ग्राम धुआं निकलता था, उस 1 मिलियन ग्राम धुएं में 50 ग्राम क्या निकलता था, सल्फर डाइऑक्साइड। 4 में जब हमने 6 लागू किया, इट हैज बीन कट डाउन बाय 80%। यानी अब जो है कितना निकलेगा, सो देखो ना 80% कट हो गया ना, 50 से 10 या 100 से 20, तो 80% तो कम हो रहा है। सो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कितने परसेंट से कर्ब करेगा, 80% से। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। नॉक्सिस, नॉक्सिस मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इसके लिए 2 चीजें हैं, फॉर डीजल कार्स एंड फॉर पेट्रोल कार। नॉक्स फॉर डीजल एंड नॉक्स फॉर पेट्रोल। डीजल में ज्यादा कमी होगी, पेट्रोल में कम होगा। डीजल में इट इज 70% रिडक्शन एंड इन पेट्रोल कार्स इट इज 25% रिडक्शन। जो हमें BS4 वाली डीजल कार्स थी, जितना उनसे नॉक्स निकलता था उससे 70% कम निकलेगा विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ BS6। और जो पेट्रोल कार्स उससे भी 25% का। और ये अच्छी बात है क्योंकि पेट्रोल गाड़ियां कम होती है एज कंपेयर टू डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ियां बड़ी होती है ना, जैसे आपके लॉरीज, ट्रक्स वगैरह, पैसेंजर कार, पैसेंजर बसेस एटसेट्रा। ठीक है, तो इट इज गुड कि इसमें 70% कट होती होगी, इसमें 25% कट होती है। समझ आ रहा है कि क्यों इंप्लीमेंट करे थे, वरना अभी बताऊंगा ना। एयर एक्ट के अंडर इसको ये बना हुआ है, लेकिन वाटर एक्ट के अंडर इसको पावर मिलते हैं। अभी इसको डिस्कस करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोलिंग बॉडीज। अब PM की बात करेंगे, पार्टिकुलेट मैटर की, चाहे PM 2.5 हो या PM 10 हो, ये जो कम हो जाएंगी फेनोमिनल 80%। 2.5 हो या PM 10, कितनी परसेंटेज कम हो जाएगी फ्रॉम BS4 टू BS6, 80% रिडक्शन। तो अच्छी चीज है कि नहीं सर। हमने कल जो पढ़ा था कि व्हाट इज द मेजर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, 4 बताई थी मैंने। नंबर 1 मैंने बताया था वेहिकुलर एमिशन। पुराना नहीं छोड़ना है, वो भी याद रखना है, बस एडिशन करते हैं। हाँ, 2.5 हो या पार्टिकुलेट मैटर 10 हो, इसमें कितनी कमी हो जाएगी बाय शिफ्टिंग फ्रॉम BS4 टू BS6, 80% रिडक्शन हो जाएगी जो व्हीकल से निकलता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसीलिए बोलता है एयर पोल्यूशन पे ही बोलना स्टार्ट करेंगे तो जुलाई तक तो खींची जाएगा। अब हमने इंडिया में एक लॉन्च किया इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी को छोड़ो, पहले इंडेक्स को समझो, क्योंकि आपको बहुत सारे इंडेक्सेस याद करने पड़ेंगे आगे जाके। डेमोक्रेसी इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है ना, बहुत सारे इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स एक्चुअली? हाँ नहीं, एयर क्वालिटी को छोड़, मैं सिर्फ इंडेक्स की बात करता हूं। इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? चेंज दिखाता है कि पहले क्या था अब क्या है। ठीक है ना। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये भी इनिशिएटिव है MOEFCC का अंडर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 16 में आया ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ताकि इंडिया में कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस को प्रमोट किया जाए, सफाई के कल्चर को प्रमोट करना है हमारे इंडिया में। ठीक है, एंड कलर कोडेड इंडेक्स क्या है? कलर कोडेड इंडेक्स मतलब रेड से लेके ग्रीन तक,
इसके बीच में जितनी भी शेड्स आएंगे, मतलब रेड डिपिक्ट्स एक्सट्रीम पोल्यूशन एंड ग्रीन मीन्स एब्सोल्युटली, इसके बीच में जितने भी शेड्स आएंगे, हम रेड टू मैजेंटा, मैजेंटा टू पिंक, पिंक टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, ठीक है ना। तो इसी तरह नीचे नीचे जाओगे रेड से लेके ग्रीन तक। सो आप ऐसे याद रखो, इट्स ए कलर कोडेड इंडेक्स। जब रेड दिखाएगा, रेड मतलब सीवियरली पोल्यूटेड, एक्सट्रीमली पोल्यूटेड, ठीक है ना। तो हर किसी शहर को, हर किसी लोकेलिटी को अपना कलर कोड मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कितना सीवियरली पोल्यूटेड आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो 6 कैटेगरीज है इसके अंदर, कितनी? सेटिस्फैक्टरी सेकंड, थर्ड मॉडरेटली पोल्यूटेड, फोर्थ पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। इस तरह बता सकते हो कि किस शहर का क्या हाल। अगर आप गुड बोल रहे हो दैट मीन्स जो पोल्यूशन है वो बहुत कम है ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है ना। तो इट्स ए कलर कोडेड एंड इट इज इंप्लीमेंटेड इन 6 कैटेगरीज, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो यहां पे मेजर करता है, ये 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को टारगेट करता है। ये बताएगा, जैसे इसने बोला गुड है, तो किसके बेसिस पे बोलेगा? बोलेगा PM 2.5, PM 10 कम है, उसको मेजर करता है। ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को। इसमें जो है 8 पोल्यूटेंट्स है। कितने? 8 पोल्यूटेंट्स है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने इसमें कि कौन सा पोल्यूटेंट नहीं है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको मेजर, इसके बगैर जो भी नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, आपकी पार्टिकुलेट मैटर है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, लेड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी नहीं है, नो, ठीक है। ना ही मीथेन है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। लेड, अमोनिया, आर्सेनिक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो नॉक्स सॉक्स कितने हो गए? 2। पीएम है, 2.5 हो या 10 हो, दोनों है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, लेड है, हो गए ना बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। अमोनिया लेड कितने हो गए? 2। नॉक्स सॉक्स कितने हो गए? 4। पीएम कितने हो गए? 5। ओजोन कितने हो गए? 6। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हो गए? 8 तो आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। पीएम 2 है ना, 10 और 2.2 पीएम। नॉक्स सॉक्स कितने हो गए? लेड, अमोनिया, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 8 है। तो ना ही मीथेन है, ना ही, यहां पे क्वेश्चन देंगे आपको, देंगे ऊपर से मीथेन भी होगा, वो भी होगा, फिर बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देन वी हैव स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसको बोलते हैं नाक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। ये देता है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। अंडर इट्स पावर्स गिवन अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। सीपीसीबी को कहां से पावर मिलता है? ये सीपीसीबी देता है अंडर एयर एक्ट, आप याद रख सकते हैं। एयर, सीपीसीबी पावर कहां से लाता है? एयर एक्ट से। लेकिन फॉर्म किसके अंडर होता है? वाटर एक्ट के अंदर, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। सो सीपीसीबी अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, आप याद रख सकते हो। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से भी पहले बना हुआ। लेजिस्लेशन याद रखनी है ना आपको, इन्वायरमेंट में कौन कौन से कानून है। तो सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बना है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत। लेकिन पावर कहां से लाता है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत। इसमें 12 पोल्यूटेंट्स है। कितनी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स तो हो ही गए, PM 10, PM 2.5 तो हो गए ना 4। पुराने वाली याद रखो, नया एडिशन कर लो। ओजोन है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है। अब सुन लो, इसमें जो नए 4 है वो है BBAN। कौन कौन है? BBAN। BBAN मत का मतलब है बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक एंड निकल। सेम सिमिलर वही 8 प्लस BBAN। BBAN क्या हो गया? बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक एंड निकल। यानी आप याद रख सकते हो AQI प्लस BBAN। AQI का याद कर लो, रट्टा मार लो, फिर उसके बाद AQI प्लस BBAN, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक एंड निकल, ठीक है। और जब 2 दिनों तक, अगर 2 दिनों तक जो स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल जो अब स्टैंडर्ड होता है, कितना बेंजीन होना चाहिए, इसका पैरामीटर दिया गया है। एयर में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है,
इसका लिमिट होता है। अगर उस लिमिट से ऊपर 2 दिन तक चला गया, कितने दिन, 2 कंसेक्यूटिव डेज, अगर आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड लिमिट सेट है उससे ऊपर चला गया 2 दिनों के लिए, देन इट कॉल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। फिर गवर्नमेंट को बोलता है आप एक्शन। तो ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि कितना बेंजीन होना चाहिए एयर में, कितना नॉक्स होना चाहिए, कितना सॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर उस स्टैंडर्ड से ऊपर चला गया लेवल्स, देन इट कॉल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, इन्वेस्टिगेशन कि क्या रीजन है, कहां से ये गंध आ रही, कहां से सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा आ रहा। और एक चीज होती है, इसको अभी छोड़ दो या आप पढ़ भी सकते हो, अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म। ये एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम अर्बन एरियाज को लेकर। हमारे पास एक फोरम है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड अर्बन फोरम, कि जो अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम्स होंगी ना, इसको बोलते हैं अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म। क्या, अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म। आप ध्यान से सुन लो, ये चीज जो है ये मतलब हायर लेवल है, लेकिन आप सुन सकते हो कि वर्ल्ड अर्बन फोरम, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि इकोनॉमी देखता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे रिफ्लेक्शंस देता है अपनी, क्या हाल है, इसी तरह अर्बन एरियाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके बना है वर्ल्ड अर्बन फोरम। इसकी जो 10th मीटिंग थी वो अबू धाबी में हो गई थी। वहां पे लॉन्च किया गया अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म की अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है, विच इज एन इमर्जिंग इशू, वो क्या है, एयर पोल्यूशन। तो उसको रोको, ठीक है ना। ये यूएनईपी देता है, कौन देता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अब बन गया यूएन इन्वायरमेंट। ये अभी नाम बदल रहे, अब ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे, आप बोलते हैं यूएन इन्वायरमेंट। जैसे यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बन गया यूएनसीसी, यूएन क्लाइमेट चेंज। समझ आ रही है बात। सो यूएनईपी देता है प्लस यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस की ऐसी है हैबिटेट के लिए, हैबिटेट समझते हैं ना, रहने की जगह। एयर आईक्यू, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी आईक्यू एयर, ये एक स्विट्जरलैंड की एक आप मान लीजिए एनजीओ टाइप चीज है। आईक्यू एयर, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, ये कंपनी है जो एयर क्वालिटी के लिए टेक्नोलॉजीज बना रही है, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर को साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी डिवाइस करती है, ठीक है ना। ये तीनों ने मिलकर लॉन्च किया क्या, अर्बन एयर एक्शन प्लेटफॉर्म, वेयर एट द 10th वर्ल्ड अर्बन फोरम। आज आपको नई चीज सीखने को मिली कि वर्ल्ड अर्बन फोरम भी। तो आप अगर आप अर्बनाइजेशन पे आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना, या ग्लोबल एयर पोल्यूशन पे लिख सकते हो, तो आप वहां पे वर्ल्ड अर्बन फोरम को एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज ऐसे में यूज कर सकते हो। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, और एक सिस्टम है, क्या है, एयर क्वालिटी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस याद रख लो, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे बाढ़ आने वाली है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे रिवर है झेलम, वेरीनाग से नीचे उतर के वहां से बहुत ज्यादा पानी लेवल, बोल देना संगम में ये लेवल पहुंच गई पानी की, संगम इसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, कि संगम में जो बुरा हाल है अब श्रीनगर में होने वाला है, ठीक है ना। तो जब संगम में पानी की लेवल बढ़ेगी तो डिसेमिनेशन की जाती है कि संगम में पानी की लेवल यहां तक पहुंची है, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज ए अर्ली वार्निंग। तो जो शहरों में रहने वाले लोग हैं या राजबाग के आसपास, इनको बोलते हैं कि इवैक्यूएट योर होम्स, निकल जाओ, है ना, इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और एक मिनिस्ट्री आपको सीखने को मिली, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये और एक मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो ये सिस्टम जो है स्पेशली दिल्ली के लिए बनाया गया था। दिल्ली जो है ये नॉर्थ इंडिया का जो आप मान लीजिए हब है, और आपके ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के आसपास है, तो जब वो स्टबल बर्निंग की वजह से हो जाती है ना प्रॉब्लम, वो सारी दिल्ली में पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो दिल्ली के लिए बनाया गया था, और ये 3 दिनों पहले अर्ली वार्निंग देता है, 3 days एडवांस। कितने दिन पहले, 3 days एडवांस देता है। एक्सट्रीम पोल्यूशन इवेंट्स का या डस्ट स्टॉर्म्स का, डस्ट भी आता है ना, जो आपका मानसून है, मानसून से पहले जो होते हैं बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, जिनको बोलते हैं प्री मानसून स्टॉर्म्स, या जो लू वगैरह चलती है या डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को लेके अर्ली वार्निंग देता है, इसको बोलते हैं एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। किसने डेवलप किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। इसको जो डेवलप किया है वो किया है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी समझते हो ना, क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी जो है इट इज ए ब्रांच ऑफ मीटियोरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी प्लस इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD बोलते हैं, जो भी मानसून के रिलेटेड या क्लाइमेट रिलेटेड जो भी फोरकास्टिंग होती है वो IMD करता है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे सोनम लोटस है ना, वो भी इसी का एक पिलर, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। समझ आ रहे हैं ना, मीटियोरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये 3 दिनों पहले एडवांस देता है ना, एडवांस वार्निंग, दैट मीन इट इज फोरकास्टिंग। ये फोरकास्ट, ये प्रिडिक्शन करता है कि 3 दिनों के बाद हालत खराब होने वाली है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। तो इट हैज ए 72 आवर्स लीड। क्या बोलते हैं इसको? 72 आवर्स लीड। 72 आवर 3 दिन हो गए ना, 24 into 3 कितने हो गए? 72, तो हो गए ना 3 दिन। तो 72 घंटे की लीड देता है, मतलब आपको वो हालत बताएगा जो 72 घंटे के बाद होने वाली है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली वार्निंग। और एक चीज आती है जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लेटफॉर्म। जो आप अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो आप ग्राफ में भी यूज कर सकते हो। अर्ली वार्निंग है ना सर, 72 आवर्स लीड, 3 दिन पहले बताता है, तो वो आप ग्राफ में यूज कर सकते हो। ग्राफ का मतलब है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये आया था दिल्ली के लिए, लेकिन अब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर NCR रीजन, टुवर्ड्स अदर NCR। आप समझते हो इस चीज को मैं क्या बोलता हूं। वन इज NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दूसरा हो गया NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जो इसके सराउंड में विसिनिटी में एरियाज। आपका नोएडा वोएडा इसके अंडर आता है, गुरुग्राम इसके अंडर आता है, ठीक है ना। तो पहले बना था ये दिल्ली के लिए, नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू अदर टाउन्स आल्सो। पहले NCT के लिए था, अब P मींस प्लान, यस। तो ये जो आपका ग्राफ है ये बनाया था इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। P के 2 माने हैं यहां पे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन, इसको लिखते हैं EPCA। क्या लिखते हैं? इज ए अथॉरिटी। तो ये भी आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बना हुआ है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था, बोला हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोला था लिविंग इन दिल्ली इज एकिन टू लिविंग इन ए गैस चैम्बर। तो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल मेंटल मॉरल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिविंग इन दिल्ली इज एकिन टू like living in a gas chamber. Therefore, it was initiated by this Environment Pollution Control Authority and approved by Supreme Court in 2016. It is like an emergency measure. क्या अगर फटाक से एयर पोल्यूशन खराब हो गई, देखो कैसे होती है, जो ही स्टबल बर्निंग होती है ना, दिल्ली में हालत खराब हो जाती है। और सेकंड थिंग, जब दिवाली होती है, जिस रात को दिवाली होती है अगले 3-4 दिन आपको ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा, वो इतना ज्यादा धुआं भर जाता है। तो अगर ऐसे हालात हो रहे हैं तो वहां पे आप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ले सकते हो। ग्रेडेड मतलब जो ही हालत खराब हो जाएगी, जो ही एनवायरनमेंट डिटेरियोरेट हो जाएगा, जो ही एयर पोल्यूशन बढ़ेगी, सबसे पहले क्या काम किया जाता है, इट इज यानी सीवियर स्टेज में जब पहुंच जाता है, ठीक है ना, देन व्हाट वी डू, हम ग्रेडेडली रेस्पॉन्स करते हैं इसको। ग्रेडेड रेस्पॉन्स मतलब आप नीचे से ऊपर आते हो ना, तो आप उछल वहां से जंप करके सीधे ऊपर आते हो, नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करते हो ना। पहला स्टेप जो होता है इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑन एंट्री ऑफ ट्रक्स इनटू दिल्ली। नो एंट्री, कोई भी ट्रक दिल्ली में नहीं आएगी। ट्रक है, डीजल है, यानी पोल्यूशन है, तो पहले ट्रक को अंदर मत आने दो, ठीक है ना। पहला रेस्पॉन्स यही होता है, ग्रेडेड है, पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप इज बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जहां कहीं कुछ भी बन रहा है उस पर बैन लगा, ठीक है। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑड इवन स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। एक दिन ऑड चलेंगी, दूसरे दिन इवन चलेंगी, ठीक है ना। देन शटिंग डाउन ऑफ स्कूल्स, ग्रेडेड रेस्पॉन्स है, ग्रेडेड। समझ आ रहे हैं ना, आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पहले वो करो, ये करो, ठीक है। उसके बाद क्लोजर ऑफ ब्रिक किलिंग्स, शेर बट ना आसन तिमतिबान, ठीक है। हॉट मिक्स प्लांट्स, क्लोजर ऑफ ब्रिक किलिंग्स, ब्रिक किलिन,
हॉट मिक्स प्लांट समझते हो? जहां आप देखो ना, जब मैगडम होता है ना रोड पे लगता है, तो वो गाड़ी में भर के आता है कहीं से, तो कहां से आता है? हॉट मिक्स प्लांट्स आती है ना, वो तार को मिला के, हाँ, फिर वो यहाँ पे क्या करेगी, मशीन लगी होती है, उसमें डाल देगी, फिर ऊपर उसको प्लेनिंग किया जाता है। लेकिन वो आता कहां से? उसके लिए कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हॉट मिक्स प्लांट्स, वो भी बंद। ठीक है, स्टोन क्रशर बंद। ठीक है, शटिंग डाउन ऑफ बदरपुर पावर प्लांट, ये एक दिल्ली के आसपास बदरपुर एक जगह है, वहां पे पावर प्लांट है, उसको भी बंद। ठीक है ना, ग्रेडेड रेस्पॉन्स देखो कैसे दिया जाता है। देन बैन ऑन डीजल जनरेटर सेट्स, नीचे लगा ना जनरेटर सेट आते ही, ठीक है, ये भी बंद। देन गार्बेज बर्निंग इन लैंडफिल्स, म्युनिसिपैलिटी वाले लाते हैं सारा गार्बेज डाल देते हैं किसी जगह और फिर वहां पे उसको आग लगाते हैं, ठीक, ताकि जगह खाली हो जाए, फिर नए से डालेंगे, वो भी बंद। एंड प्लाइंग ऑफ विजिबली पोल्यूटिंग व्हीकल्स, और जो विजिबली पोल्यूटिंग, कोई ट्रक आपके साइड से जाती है, इतना धुआं छोड़ जाती है, तो सीधे दिख रहा है कि पोल्यूटिंग व्हीकल है, उसको भी। सो दिस इज हाउ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सो इट्स एन इमरजेंसी मेजर। वो डस्ट ना उठे, है ना, हाँ, तो डस्ट जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू पार्टिकुलेट मैटर। गाड़ी आएगी, धुआं डस्ट उठेगी तो एयर में जाएगी, तो पार्टिकुलेट मैटर ही तो है वो, तो उसको रोकने के लिए पानी छिड़का जाता है, और भी कुछ चीजें छिड़की जाती है, अभी बताता हूं। देन वी हैव अनदर मेजर, कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं केप, कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी बोलो या इकोनॉमी बोलो, कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या इकोनॉमी। ठीक है ना, ये असल में इसका जो टारगेट है, इट इज ऑन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कार्बन फुटप्रिंट समझते हैं आप? अगर आप बीच पे चलोगे, जितना आप आगे चलोगे उतने पीछे आपके पैरों के निशान रहेंगे। ठीक है ना, तो जैसे मैं आ गया फॉर एग्जांपल लाल चौक से यहां तक, तो लाल चौक से तो मैं यहां तक आ गया, मतलब मैं आगे की ओर चल रहा, लेकिन पीछे पीछे मैं कार्बन फुटप्रिंट आ रहा हूं। जिस गाड़ी में आया वो तो धुआं छोड़ दिया ना। आप जब यहां रहोगे, इस लाइब्रेरी में रहोगे, तो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ के जाओगे। जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन होगी वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होगा। समझ आ रहा है? नया कॉन्सेप्ट सीख लिया आज। कौन सा? कार्बन फुटप्रिंट का। सिर्फ आप पैरों के निशान नहीं छोड़ते, बहुत कुछ निशान छोड़ जाता है इंसान। ठीक है, तो कार्बन के भी निशान पड़ते हैं। आपको लग रहा है मैं आगे जा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, पीछे से निशान पड़ रहे, कार्बन फुटप्रिंट। आपका यहां रहना, अभी हमारी क्लास चल रहा है, इससे भी कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसमें, ये फोन में, ठीक है, माइक्रोफोन में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी है? 70% इज थर्मली प्रोड्यूस्ड, तो धुआं तो उठेगा। ठीक, तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी वजह से जो फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट पड़ रहा है, उसको रिड्यूस करना, दैट इज इट इज कॉल्ड कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, तो फ्यूल कंजप्शन कम होनी चाहिए, मतलब आपकी जो गाड़ियां हैं उनको एफिशिएंट बनाओ, उनको एफिशिएंट बनाओ। एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि जो पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं ना, वहां से निकल के एलपीजी में जाओ, सीएनजी में जाओ, लेकिन उनसे भी धुआं निकलता है। तो एलपीजी हो, सीएनजी गाड़ी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उसकी वजह से जो फुटप्रिंट है वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसने टारगेट रखा था कि 2022 तक, 2020 तक जो कार्बन फुटप्रिंट होना चाहिए किसी भी गाड़ी का, इट शुड बी 130 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर। इस लेवल तक कम करो। कितना? और 2022 के बाद इसको रिड्यूस करो टू 130। 130। इसके बाद 2022 के बाद आफ्टर 20, मतलब आज जो है इट शुड बी 130। ठीक है ना, इतना कम कर लो इसको।
ठीक है, और ये चाहता है कि जो भी हमारी गाड़ियां हैं दे शुड बी 30% फ्यूल एफिशिएंट, दे शुड बी, ये तो कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए 30% बाय 2022, और उसके बाद इट शुड इंक्रीज बाय 10%, इट शुड इंक्रीज बाय 10% और मोर। हाँ देखो 2017 से 21 तक इसका जो फोकस था इट वाज 10%, यानी आपकी गाड़ी जो है अगर वो यहां से जाएगी फॉर एग्जांपल जम्मू, वो 10 लीटर तेल खाती है, इतना एफिशिएंट बनाओ इस पीरियड के बीच में कि वो 9 ही लीटर खाए, यानी 10% जो है एफिशिएंसी बढ़े, और 2022 के बाद इट शुड इंक्रीज टू 30%। मतलब अपने इंजन ऐसे एफिशिएंट बनाओ कि वो 10% कम तेल खाएं 2017 से 21 तक, और 22 के बाद 30% कम तेल खानी चाहिए। इतना फ्यूल एफिशिएंट बनाओ अपनी गाड़ी। इस मेजर को क्या बोलते हैं? केफ। क्या बोलते हैं? क्या मतलब है केफ का? कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्री के लिए आया था, उसको बोलते हैं एक्शन। देखो ये जो है ये ग्लोबल मेजर है, केप जो है इट इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडिया में भी ये चल रहा है। ठीक है, एक नेशनल मेजर ऐसे ही है, इसको बोलते हैं एक्शन प्लान फॉर क्लीन इंडस्ट्री। एक्शन प्लान फॉर क्लीन, एक्शन प्लान फॉर, अभी हम किसको टारगेट कर रहे थे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। सही बात है कि नहीं? अब इन जनरल इंडस्ट्रीज एक्शन प्लान फॉर क्लीन इंडस्ट्री, ये नेशनल है। नीति आयोग प्लस CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर दिया है। अगर आपको कल को पूछा जाए कि एयर पोल्यूशन को कैसे रोकें, ये सब उसके रेमेडीज है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन CONFEDERATION, कॉन्फेडरेशन। स्पेलिंग से एक ही बार में सेट करनी है, ठीक है ना? देखो क्या होता है कि कोई नया वर्ड आपने सुन लिया आज, जैसे कॉन्फेडरेशन नहीं सुना था इससे पहले, तो इसको जो है गूगल सर्च, जैसे आपने अभी लिख दिया कुछ भी कॉन्फेडरेशन, तो बाद में इसको क्या करना है? सर्च करना है गूगल में, ये कॉन्फेडरेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है ना? तीनों चीजें। तो एक बार खत्म हो गया कॉन्फेडरेशन, अगली बार नया वर्ड आएगा, तो ऐसे करके आपकी वोकैब भी डेवलप हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो NCR पे फोकस है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन दिल्ली NCR। ठीक है, क्योंकि दिल्ली मॉडल बनने वाला है ना, जो दिल्ली में होगा, अगर हम दिल्ली में कंट्रोल कर पाए पोल्यूशन को, फिर ये पायलट स्कीम की तरह चलता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में है ऑलरेडी पोल्यूशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स आप बोल सकते हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है, दूसरे तीसरे नंबर पे। ठीक है, अगर ये सही हो गया तो यही प्लान फिर हम रेप्लिकेट कर लेंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, देन कम्स क्लीन एयर फंड। हवा को साफ करने के लिए फंड भी बनाया जाता है, पैसे लगते हैं ना हर किसी चीज के। क्लीन एयर फंड ये एक फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है। फिलैंथ्रोपी समझते हो आप? पीपल हु वर्क फॉर द सोसाइटी, उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपी। सो इट्स ए फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव। बहुत सारे आते हैं लोग इसमें, जैसे फंडर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, कैंपेनर्स, तमाम लोगों को एक जगह लाता है। ठीक है ना? असल में ये स्टार्ट हुआ था, जो इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया सपोर्ट इसको कर रहा है क्लीन एयर फंड को, मतलब जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं इस फंड के लिए, इंडिया है, बल्गेरिया है, पोलैंड है, यूके है, ठीक है ना, चाइना, ब्राजील। इसका फोकस जो है वो बोलता है कि मैं $100 मिलियन इकट्ठे कर पाऊं, तो वो पैसा जो है उसको मैं रिसर्च में लगाऊंगा, उसको मैं कैंपेनिंग में लगाऊंगा,
पॉलिसी मेकर्स को यूज करूंगा, ठीक है, ताकि हम एयर को क्लीन कर पाए। सो इट्स ए फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव, ये ग्लोबल लेवल है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लीन एयर